हेलो मेडिकल स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप मेडिकल एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सभी डिसीज के बारे में। हम इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों डिस्कस करने वाले हैं। हम इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू इसलिए डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका थ्योरी क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस स्टूडेंट की थ्योरी क्लियर होती है वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर लेता है, क्योंकि अभी के टाइम पे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और कंपटीशन बढ़ने की वजह से जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को घुमा फिरा कर देता है, जिसके कारण जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जिस स्टूडेंट की थ्योरी क्लियर होती है, थ्योरी में अच्छी पकड़ होती है, वो स्टूडेंट के लिए एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन दे, कितना भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे, वो उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर लेता है। इसलिए हमको थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों पढ़ना चाहिए। हम इस वीडियो में सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सभी डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे और उन डिसीज से बनने वाले स्पेशल पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे, जिस पॉइंट से एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। उसके बाद हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करनी है ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिसीज देख लेते हैं, रेनाइटिस। रेनाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज। मीन्स नोज के म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन का हो जाना रेनाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट डिसीज है एपिस्टेक्सिस। Epistaxis is the condition in which bleeding occurs from nasal blood vessels due to any reasons. Means epistaxis एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी रीजन से नेजल ब्लड वेसल से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। एपिस्टेक्सिस टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट एंटेरियर एपिस्टेक्सिस और सेकेंड पोस्टेरियर एपिस्टेक्सिस। जो एंटेरियर एपिस्टेक्सिस है इसमें नोज के जो एंटेरियर वाला पार्ट है उसके ब्लड वेसल्स की रप्चर होने के कारण होता है। जो एंटेरियर पार्ट है उसमें जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेगा उसके रप्चर होने के कारण ब्लीडिंग होती है, उसको बोलते हैं एंटेरियर एपिस्टेक्सिस। इसका जो ट्रीटमेंट है वो नॉर्मल होता है। और जो पोस्टेरियर एपिस्टेक्सिस है इसमें जो नोज है, नोज के जो पोस्टेरियर वाला भाग है उसमें आर्टरी के रप्चर होने के कारण ब्लीडिंग होती है। यह एपिस्टेक्सिस बहुत कम होता है बट इसका ट्रीटमेंट बहुत ही कठिन होता है। इस डिसीज में स्पेशल पॉइंट है पोजीशन। अगर किसी पेशेंट को एपिस्टेक्सिस की प्रॉब्लम होती है तो उस पेशेंट को अपन कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे? सिट अप स्ट्रेट एंड लीन योर हेड स्लाइटली फॉरवर्ड। ये पोजीशन आपको एपिस्टेक्सिस वाले पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। मीन्स उस पेशेंट को सीधा बिठा देना है, सिटिंग पोजीशन में बिठा देना है और उसके जो हेड है उसको सामने की तरफ झुका देना है। और आपको ये भी याद रखनी है कि जिस पेशेंट को अपन सिटिंग पोजीशन दे रहे हैं, सिटिंग पोजीशन देने के बाद उसके नोज को पिंच करनी है, दबानी है, उसके बाद उसको लीन फॉरवर्ड करना है, मीन्स उसके हेड को सामने की तरफ झुकाना है। नेक्स्ट डिसीज है कॉमन कोल्ड, अ कॉमन वायरल इन्फेक्शन ऑफ द नोज एंड थ्रोट। जो कॉमन कोल्ड डिसीज है उसमें नोज और थ्रोट में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें स्पेशल पॉइंट है द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय मोर देन 200 डिफरेंट वायरस। मीन्स जो कॉमन कोल्ड है यह किसी एक पर्टिकुलर वायरस से नहीं होता, इसके 200 से प्लस वायरस हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए रीनो वायरस, कोरोना वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये इस टाइप से 200 से प्लस वायरस हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रीनो वायरस आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉमन कोल्ड। मीन्स जो रीनो वायरस है यह मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका? कॉमन कोल्ड का। अगर एग्जाम में पूछे कि जो कॉमन कोल्ड है उसका मोस्ट कॉमन कॉज
कौन सा वायरस है? तो आपको लिखना है राइनो वायरस। नेक्स्ट डिसीज है लैरिंजाइटिस। लैरिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लैरिंग्स, मीन्स लैरिंग्स में इन्फ्लामेशन का हो जाना लैरिंजाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट है नेजल सेप्टम डेविएशन। नेजल सेप्टम डेविएशन is a physical disorder characterized by displacement of the nasal septum midline of the body. Means जो नेजल सेप्टम डेविएशन है वो एक फिजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें जो नोज का नेजल सेप्टम है वो सीधा ना होकर एक तरफा झुक जाता है, उसे नेजल सेप्टम डेविएशन कहते हैं। नेक्स्ट डिसीज है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनस ऑफ द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के साइनस में इन्फ्लामेशन का हो जाना साइनोसाइटिस कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट डिसीज है निमोनिया। निमोनिया इज द इन्फ्लामेशन ऑफ एयर सैक इन वन और बोथ लंग्स, मीन्स एक या दोनों लंग्स के एयर सैक में इन्फ्लामेशन का हो जाना निमोनिया कहलाता है। जो निमोनिया डिसीज है इसमें जो लंग्स की जो एलोलाई होते हैं, एलोलाई में इंटरनल फ्लूइड जमा हो जाता है जिसके कारण जो लंग्स है वो अपना कार्य करना कम कर देता है। निमोनिया में स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं। नोजोकोमियल निमोनिया, यह हॉस्पिटल में 48 आवर्स के एडमिशन के बाद होता है। एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो हॉस्पिटल में होने वाला निमोनिया है वो कौन सा है, तो आपको बताना है नोजोकोमियल निमोनिया। इसमें जो हॉस्पिटल में 48 आवर्स तक के एडमिशन के बाद होता है। नेक्स्ट है एक्यूट लोबुलर निमोनिया। यह मोस्ट कॉमन टाइप्स का निमोनिया होता है। अगर एग्ज़ाम में पूछे कि जो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ निमोनिया, तो आपको बतानी है एक्यूट लोबुलर निमोनिया। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट स्टेज ऑफ निमोनिया। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ निमोनिया को क्या कहते हैं? कॉन्जेशन कहते हैं। और जो लास्ट स्टेज ऑफ निमोनिया है उसको रिसोल्यूशन कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछे कि फर्स्ट स्टेज ऑफ निमोनिया तो कॉन्जेशन और लास्ट स्टेज ऑफ निमोनिया रिसोल्यूशन कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है डाइट इन निमोनिया। जो निमोनिया वाले पेशेंट हैं उसको आप कैसी डाइट देंगे? तो हाई प्रोटीन डाइट और हाई कैलोरी डाइट निमोनिया वाले पेशेंट को दिया जाता है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो निमोनिया वाले पेशेंट है उसको कैसी डाइट देनी चाहिए, तो आपको बतानी है हाई प्रोटीन डाइट और हाई कैलोरी डाइट। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है मेंडेलसन सिंड्रोम। बेहोशी के समय सांस नली में कुछ भोज्य पदार्थ चले जाने पर होने वाले निमोनिया को मेंडेलसन सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर है? आपको ये पॉइंट याद रखनी है। तो ये था निमोनिया के बारे में। निमोनिया के आपको सारे स्पेशल पॉइंट याद रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में निमोनिया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट डिसीज है अस्थमा। अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मीन्स अस्थमा में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है जिससे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो मसल्स है वो स्पाज्म होने लगती है, मीन्स सिकुड़ने लगती है और अधिक म्यूकस का सिक्रेशन होता है। इन्हीं सभी कारणों के कारण जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ब्लॉक होने लगता है, रुकावट हो जाता है, जिससे जो सांस लेने में पेशेंट को परेशानी होती है। अस्थमा में स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं। अस्थमा में ईसिनोफिल्स और आईजीई का लेवल बढ़ जाता है। ईसिनोफिल्स क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। ईसिनोफिल्स क्या होता है? डब्ल्यूबीसी है। और जो आईजीई है यह एक एंटीबॉडी है। इन दोनों का लेवल अस्थमा में बढ़ा हुआ मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटस अस्थमेटिक। यह सीवियर अस्थमा की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक के बाद एक बिना रुके अस्थमेटिक अटैक देखे जाते हैं। नेक्स्ट डिसीज है प्लेउरेसी।
या प्लूराइटिस। प्लूरेसी इज द इन्फ्लामेशन ऑफ बोथ लेयर ऑफ लंग्स, मीन्स जो लंग्स है उसको 2 लेयर कवर करके रखता है, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। ये 2 जो लेयर हैं ये लंग्स को कवर करके रखते हैं। जो पैराइटल प्लूरा होता है यह लंग्स का आउटर लेयर होता है और जो विसरल प्लूरा होता है ये लंग्स का इनर लेयर होता है। तो इन दोनों लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? प्लूरेसी कहलाता है या प्लूराइटिस कहलाता है। इसमें स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं। प्लूरेसी में जब भी पेशेंट डीप ब्रीथिंग या कफिंग करता है तब उसे नीफ लाइक पेन देखने को मिलता है, मीन्स सुई चुभाने वाली पेन देखने को मिलता है। लंग्स को जो 2 लेयर कवर करके रखता है, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, ये जो दो लेयर हैं, इन दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे प्लूरल स्पेस कहते हैं। तो प्लूरल स्पेस से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। फर्स्ट है प्लूरल इफ्यूजन, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस, मीन्स जो प्लूरल स्पेस है उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, फ्लूइड का जमा हो जाना क्या कहलाता है? प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट है इम्फाइमा, एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन प्लूरल स्पेस, मीन्स जो प्लूरल स्पेस है उसमें पस का एक्यूमुलेशन हो जाना, पस का जमा हो जाना क्या कहलाता है? इम्फाइमा कहलाता है। इम्फाइमा की कंडीशन में जो पेशेंट है उसका जो चेस्ट है वो फ्रोजन चेस्ट देखने को मिलता है। जो फ्रोजन चेस्ट है मीन्स चेस्ट का मूवमेंट कम हो जाता है, जमा हुआ चेस्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है न्यूमोथोरैक्स, एक्यूमुलेशन ऑफ एयर ओवर गैस इन प्लूरल स्पेस, मीन्स जो प्लूरल स्पेस है उसमें गैस का एक्यूमुलेशन हो जाना, गैस या एयर का जमा हो जाना क्या कहलाता है? न्यूमोथोरैक्स। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हीमोथोरैक्स, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन प्लूरल स्पेस, मीन्स प्लूरल स्पेस में ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाना, ब्लड का जमा हो जाना क्या कहलाता है? हीमोथोरैक्स कहलाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हाइड्रोथोरैक्स, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन प्लूरल स्पेस, मीन्स प्लूरल स्पेस में वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाना क्या कहलाता है? हाइड्रोथोरैक्स कहलाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है साइलोथोरिक्स, कलेक्शन ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस, जो प्लूरल स्पेस में लिम्फेटिक फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना क्या कहलाता है? साइलोथोरिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है एटेलेक्टेसिस, पार्टियल एंड कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लंग्स, जो लंग्स का पार्टियल या कंप्लीटली कोलैप्स होना क्या कहलाता है? एटेलेक्टेसिस कहलाता है। इंट्राप्लूरल प्रेशर, इंट्राप्लूरल प्रेशर कितना होता है? 756 mm ऑफ Hg। अगर एग्जाम में पूछ ले कि इंट्राप्लूरल प्रेशर कितना होता है तो आपको बताना है 756 mm ऑफ Hg। तो ये थे प्लूरल स्पेस से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिसे आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट डिसीज की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट डिसीज है COPD। COPD का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। COPD is a group of lungs disease that block airflow and make it difficult to breathe। मीन्स जो COPD है वो लंग्स के बहुत सारे डिसीज़ों का ग्रुप होता है जिससे जो एयर फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है और जो पेशेंट है उसको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। COPD के स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं। स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ COPD। मीन्स जो COPD का जो मेन कॉज है, मेन कारण है वो क्या है? स्मोकिंग है। ये एम्स के एग्ज़ाम में, ESIC के एग्ज़ाम में और अदर नर्सिंग एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद रखनी है कि जो COPD है उसका मेन कॉज क्या है? स्मोकिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है COPD इज़ अ प्रोग्रेसिव डिसीज। मीन्स जो COPD है वो एक प्रोग्रेसिव डिसीज है।
प्रोग्रेसिव डिसीज मीन्स यह ऐसा डिसीज है जो समय के साथ बढ़ते जाता है, जिससे जो पेशेंट की कंडीशन है वो और ख़राब होते जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीओपीडी में एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन देखा जाता है। मीन्स एयर फ्लो में ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट देखी जाती है, जिसका मेन कारण है एम्फाइसेमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। आपको ये दो वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है, पहला एम्फाइमा और दूसरा एम्फाइसेमा। जो एम्फाइमा होता है इसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है, कहाँ पे, प्लूरल स्पेस में। प्लूरल स्पेस में पस का एक्यूमुलेशन हो जाना एम्फाइमा कहलाता है। और जो एम्फाइसेमा है इसमें टर्मिनल ब्रोंकाइटिस और एलुलाई, इसमें एबनॉर्मल डिस्टेंशन हो जाता है, एबनॉर्मल फैलाव हो जाता है, जिसके कारण जो एलुलाई की वॉल्व है वो टूटने लगती है। इस कंडीशन को एम्फाइसेमा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बलून, ठीक है, बलून में अपन एयर भरेंगे तो उसकी जो कैपेसिटी होती है बलून की, उतना ही एयर भरते हैं। अगर उससे ज़्यादा अपन एयर भरेंगे तो वो बलून टूट जाता है। उसी प्रकार एलुलाई भी होता है जो एक बलून का काम करता है। बलून जैसे अपन अपने जो सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद वो बलून के जैसे फूल जाता है, फैलाव होता है उसमें, तो उसके कारण अगर ज़्यादा फैला होगा तो वो क्या करेगा, टूट जाएगा। उसी कंडीशन को हम एम्फाइसेमा कहते हैं। इसका जो कारण होता है, जो एलुलाई का वॉल्व है वो इलास्टिक फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स दोनों से मिलकर बना होता है। तो ये क्या करते हैं, जो फैलाव है उसमें हेल्प करते हैं। बट एम्फाइसेमा की कंडीशन में जो प्लास्टिक फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स, ये दोनों की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, जिसके कारण अधिकतर चांस होते हैं उसके वॉल्व के टूटने के। क्लियर है? अब इसके स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं। एम्फाइसेमा में बैरल चेस्ट देखने को मिलता है। बैरल चेस्ट में जो पेशेंट है उसका जो चेस्ट है वो ड्रम के जैसे दिखाई देता है, सामने से और पीछे से ड्रम के जैसे दिखाई देता है, बैरल चेस्ट दिखाई देता है। अगर आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो आपको यह इमेज याद रखनी है, या पूछ ले कि बैरल चेस्ट किस में देखा जाता है, तो आपको याद रखनी है एम्फाइसेमा की कंडीशन में बैरल चेस्ट देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एम्फाइसेमा को पिंक बफर भी कहा जाता है। पिंक बफर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पेशेंट है उसका फेस पिंक कलर का हो जाता है, क्योंकि एम्फाइसेमा की कंडीशन में बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए बॉडी को ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए तेजी से ब्रीथिंग करना पड़ता है, तेजी से सांस लेनी पड़ती है। इसके कारण जो फेस है वो पिंक कलर का हो जाता है, इसलिए इसको पिंक बफर भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछे कि पिंक बफर किसको कहा जाता है, तो आपको आंसर करना है एम्फाइसेमा को पिंक बफर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकी। ब्रोंकी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का होना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहलाता है। इसमें स्पेशल पॉइंट है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को ब्लू ब्लोटर भी कहते हैं। ब्लू ब्लोटर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पेशेंट है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, साइनोसिस हो जाता है, जिसके कारण जो स्किन है उसका कलर ब्लू दिखाई देता है, इसलिए इसको ब्लू ब्लोटर भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि ब्लू ब्लोटर किसे कहते हैं, तो आपको याद रखनी है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को ब्लू ब्लोटर कहते हैं। अब नेक्स्ट डिसीज की बात कर लेते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस या टीबी। ठीक है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इज अ कम्युनिकेबल डिसीज caused by Mycobacterium tuberculosis which affect lungs of the patient। मीन्स पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एक कम्युनिकेबल डिसीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा कॉज होता है और जो कि लंग्स को अफेक्ट करता है, पेशेंट के लंग्स को अफेक्ट करता है। क्लियर है? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एक कम्युनिकेबल डिसीज होता है जो कि एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा कॉज होता है। माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है वो कॉज करता है किसको? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को या टीबी को। ठीक है, जो क्या करता है? लंग्स को अफेक्ट करता है, पेशेंट के लंग्स को अफेक्ट करता है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है वो किसके द्वारा कॉज होता है?
तो आपको याद रखनी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है, इसके द्वारा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कॉज होता है। ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। पेशेंट में पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का पता लगाने के लिए हम क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे। फर्स्ट, चेस्ट एक्सरे। क्या करेंगे? चेस्ट एक्सरे करेंगे। उस चेस्ट एक्सरे में हमको नोडुलर कैल्सिफाइड पैचेस देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नोडुलर कैल्सिफाइड पैचेस देखने को मिलेंगे। अगर एग्जाम में पूछे कि नोडुलर कैल्सिफाइड पैचेस कब देखने को मिलेंगे, तो आपको आंसर करना है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में चेस्ट एक्सरे में नोडुलर कैल्सिफाइड पैचेस देखा जाता है। नेक्स्ट है मेंटॉक्स टेस्ट। मेंटॉक्स टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, या कह सकते हैं कि मोस्ट रिलायबल टेस्ट। अगर एग्जाम में पूछे कि ट्यूबरक्लोसिस का स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है, या पूछे कि मोस्ट रिलायबल टेस्ट कौन सा होता है, तो आपको आंसर करना है मेंटॉक्स टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है स्प्यूटम टेस्ट। तो स्प्यूटम टेस्ट क्या होता है? जो ट्यूबरक्लोसिस है उसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। टीबी को कंफर्म करने के लिए अपन स्प्यूटम टेस्ट करते हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि ट्यूबरक्लोसिस का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है, तो आपको आंसर करना है स्प्यूटम टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉली चेन रिएक्शन। यह टेस्ट एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का पता लगाने के लिए कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। तो आपको याद रखनी है कि जो एक्स्ट्रा अगर वर्ड आ गया, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का पता लगाने के लिए कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा होता है, तो आपको आंसर करना है पीसीआर टेस्ट। ठीक है। पीसीआर टेस्ट एक्स्ट्रा पल्मोनरी के ट्यूबरक्लोसिस का पता लगाने के लिए कंफर्मेटिव टेस्ट है। और पूछे कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस या ट्यूबरक्लोसिस का पता लगाने के लिए कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा है, तो आपको आंसर करना है स्प्यूटम टेस्ट। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस अगर आ गया तो पीसीआर, और ट्यूबरक्लोसिस या पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस आ गया तो स्प्यूटम टेस्ट। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स के बारे में। जो ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट है उनको एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स प्रोवाइड किया जाता है। तो एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, प्राइमरी ड्रग्स, और सेकेंडरी ड्रग्स। तो जो प्राइमरी ड्रग्स है उसके अंडर में रिफाम्पिसिन, इथेम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजाइड और पैराजिनामाइड, ये 5 ड्रग्स आते हैं। ठीक है। इनको याद रखने के लिए आप रेसिपी वर्ड याद रख सकते हैं। क्या? रेसिपी, RESIP, रेसिपी वर्ड याद रख सकते हैं इन ड्रग्स को याद रखने के लिए। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। इसमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको ये ड्रग्स याद ही करनी है। ठीक है। यदि कोई पेशेंट प्राइमरी ड्रग्स का पूरा डोज कंप्लीट नहीं करता है या ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ के चला जाता है, तो उस पेशेंट को रेसिस्टेंट टीबी हो जाती है। क्या हो जाती है? रेसिस्टेंट टीबी हो जाती है, रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है। इस स्थिति में उस पेशेंट को प्राइमरी ड्रग्स नहीं दिया जाता, क्योंकि जो प्राइमरी ड्रग्स होते हैं वो उसके लिए प्रभावशील नहीं होते हैं। इसीलिए उस पेशेंट को सेकेंडरी ड्रग्स दिया जाता है। तो सेकेंडरी ड्रग्स में क्या क्या इंक्लूड है? केनामाइसिन, केप्रियोमाइसिन, पेराएमिनोसैलिक एसिड, साइक्लोसेरिन, अमिकासिन, क्विनोलोन, ये ड्रग्स सेकेंडरी ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं। अब इनसे रिलेटेड स्पेशल पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग में आइसोनियाजाइड सबसे इफेक्टिव ड्रग्स होता है। अगर एग्जाम में पूछे कि जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है उसमें सबसे इफेक्टिव ड्रग या प्रभावी ड्रग कौन सा होता है, तो आपको आंसर करनी है आइसोनियाजाइड ड्रग्स। ठीक है। अगर पूछ ले कि आइसोनियाजाइड का साइड इफेक्ट क्या होता है, तो आपको आंसर करनी है पेरिफेरल न्यूराइटिस, कन्वल्जन, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस। ये क्या है? आइसोनियाजाइड ड्रग्स के साइड इफेक्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
द रिमेनिंग ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट ऑन द लीवर्स। तो जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस के जो बचे वाले ड्रग्स हैं, बाकी जो ड्रग्स हैं वो लीवर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आइसोनियाजाइड की टॉक्सिसिटी होने पर विटामिन B6, विटामिन B6 को क्या कहते हैं, पैरिडॉक्सिन कहते हैं। तो विटामिन B6 देते हैं। अगर किसी पेशेंट को आइसोनियाजाइड ड्रग्स की टॉक्सिसिटी हो जाए, अधिकता हो जाए, तो अपन क्या देंगे उस पेशेंट को, विटामिन B6 देंगे, मीन्स पैरिडॉक्सिन देंगे। तो आपको ये भी याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिफाम्पिसिन इज द सेफेस्ट एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स इन प्रेगनेंसी। अगर एग्जाम में पूछ ले कि जो प्रेगनेंसी है उसमें सेफेस्ट एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स कौन सा होता है, सबसे सेफ कौन सा एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स होता है, तो आपको आंसर करना है रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स जो प्रेगनेंसी के लिए सेफ होता है, हम प्रेग्नेंट वाले वुमेन को दे सकते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द मोस्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन ड्रग्स इन प्रेगनेंसी। मीन्स जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग्स है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। मीन्स प्रेग्नेंट लेडी को स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग्स नहीं दिया जाता। तो आपको यह याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि जो ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन ड्रग्स कौन सा होता है प्रेगनेंसी के लिए। तो आपको याद रखनी है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग्स है वो प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता, कॉन्ट्राइंडिकेट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑटोटॉक्सिसिटी, डैमेज एट द क्रेनियल नर्व व नेफ्रोटॉक्सिसिटी का काम करती है। मीन्स जो ऑटोटॉक्सिसिटी है जो एट द क्रेनियल नर्व को डैमेज कर रहा है उसके कारण जो इनर ईयर है वो डैमेज हो जाता है। और नेफ्रोटॉक्सिसिटी मीन्स यह क्या करता है, किडनी को भी डैमेज करता है। क्लियर है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग्स है वह कौन से क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है, तो आपको याद रखनी है कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो एट द क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की, इसलिए ट्यूबरक्लोसिस को कोच डिसीज के नाम से भी जानते हैं। तो आपको यह याद रखनी है अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको आंसर करनी है कोच डिसीज के नाम से। या पूछ ले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज किसने की, तो आपको याद रखनी है रॉबर्ट कोच ने। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिसीज की, सार्स। सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके फुल फॉर्म का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्लियर है। सार्स क्या होता है, सार्स इज अ कम्युनिकेबल वायरल रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज्ड बाय सार्स कोरोना वायरस। तो जो सार्स है वो क्या है, एक कम्युनिकेबल डिसीज है जो कि सार्स कोरोना वायरस के द्वारा कॉज होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सभी डिसीज के बारे में। आई होप आपको रेस्पिरेटरी डिसीज सारे समझ में आ गए होंगे कि इसमें कौन कौन से डिसीज इंक्लूड होते हैं और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है और इनमें कौन कौन से स्पेशल पॉइंट हैं। ठीक है, इन सभी को आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में अक्सर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको सभी थ्योरी को याद रखनी है। अब डिस्कस कर लेते हैं इन सभी डिसीज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बैरल शेप्ड चेस्ट इज सीन इन पेशेंट विथ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस पेशेंट में बैरल शेप की चेस्ट देखी जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पल्मोनरी, बी ब्रोंकाइटिस, सी एम्फाइसेमा और डी कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलर। इन चारों में से कौन सा सही है, आपको राइट आंसर पुट करनी है। तो इसका राइट आंसर होगा एम्फाइसेमा। जो एम्फाइसेमा की कंडीशन में पेशेंट का जो चेस्ट है वो बैरल शेप का दिखाई देता है। एम्फाइसेमा में क्या होता है, जो एलुलाई है, एलुलाई का वॉल रप्चर हो जाता है, किसके कारण, एबनॉर्मल डिस्टेंशन के कारण।
जब एलुलाई में डिस्टेंशन होगा, एबनॉर्मल डिस्टेंशन होगा, तो वॉल्व फट जाएगा जिसके कारण एयर लीक होगा। एयर लीक होने की वजह से जो पेशेंट का चेस्ट है वो ड्रम के साइज का हो जाएगा, बैरल चेस्ट देखा जाएगा, फूल जाएगा, क्योंकि एलुलाई से एयर लीक हो रहा है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नोज के म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन का हो जाना क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है रेनाइटिस, बी लैरिंजाइटिस, सी फेरेंजाइटिस एंड डी ब्रोंकाइटिस। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा, आपको राइट आंसर पुट करनी है कमेंट्स बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा रेनाइटिस। रेनाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज। नोज के म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन का हो जाना क्या कहलाता है, रेनाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नोज से ब्लीडिंग का होना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है ए नेजल पॉली, बी साइनोसाइटिस, सी एपिस्टेक्सिस एंड डी लैरिंजाइटिस। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी एपिस्टेक्सिस। नोज से ब्लीडिंग का होना क्या कहलाता है, एपिस्टेक्सिस कहलाता है। और जो एपिस्टेक्सिस वाले पेशेंट होते हैं उसको कौन सा पोजीशन देते हैं, सिट अप स्ट्रेट एंड लीन योर हेड स्लाइटली फॉरवर्ड। पेशेंट को स्ट्रेट बिठाते हैं, सिटिंग पोजीशन में बिठाते हैं और उसके जो हेड है उसको फॉरवर्ड करते हैं, सामने की तरफ झुकाते हैं। तो आपको ये बातें भी याद रखनी है, पोजीशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एपिस्टेक्सिस से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोसिट्रेजिन इज अ एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो लियोसिट्रेजिन है ये किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन है एंटीबायोटिक, बी ऑप्शन है एंटीहिस्टामिन, सी ऑप्शन है एंटी फंगल एंड डी ऑप्शन है एंटी प्रोटोजोल। तो राइट आंसर क्या होगा, जो लियोसिट्रेजिन है वो किसका एग्जाम्पल है। राइट आंसर पुट करना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एंटीहिस्टामिन। तो जो लियोसिट्रेजिन है वो एंटीहिस्टामिन का एग्जाम्पल है, एंटीहिस्टामिन ड्रग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन एडल्ट इज अबाउट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एडल्ट में नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम की मात्रा कितनी होती है। ए ऑप्शन है 3600 ml, बी ऑप्शन है 1200 ml, सी ऑप्शन है 500 ml और डी ऑप्शन है 300 ml। तो एडल्ट में नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम की मात्रा कितनी होती है, आंसर पुट करना है। तो आंसर होगा सी 500 ml। जो एडल्ट पर्सन है उसमें टाइडल वॉल्यूम की मात्रा 500 ml होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो नॉर्मल वैल्यू होता है उसके बारे में देख लेते हैं कि किसकी कितनी मात्रा होती है। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं, यह एयर की वह मात्रा होती है जो सामान्य श्वसन के दौरान इनहेल और एक्सहेल की जाती है। मीन्स जितना सांस अंदर लेते हैं, कितनी एयर अंदर लेते हैं और कितनी एयर बाहर छोड़ते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml। 500 ml एयर को हम नॉर्मल जो सांस लेते हैं उसमें एयर को 500 ml अंदर लेते हैं और 500 ml बाहर निकालते हैं। ये है नॉर्मल श्वसन। क्लियर है। नॉर्मल श्वसन में जो सांस अंदर लेते हैं, एयर अंदर लेते हैं, वो कितना लेते हैं 500 ml और जो बाहर निकालते हैं वो भी 500 ml। उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। क्लियर है। नेक्स्ट वॉल्यूम है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे कहते हैं, यह एयर की वह मात्रा होती है जिसमें इंस्पायरेशन की क्रिया के दौरान एयर को बलपूर्वक अंदर ली जाती है। मीन्स जो जोर से सांस को अंदर ली जाती है, जब
जो कोई पेशेंट है या कोई पर्सन है वो एकदम जोर से सांस को अंदर लेगा तो वो कितना लेगा, 3100 ml। उसके क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 3100 ml। क्लियर है। नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे कहते हैं, यह एयर की वह मात्रा होती है जिसमें एक्सपायरेशन की क्रिया के दौरान एयर को बलपूर्वक बाहर निकाली जाती है। जब हम सांस को बाहर निकालते हैं और भी बलपूर्वक सांस को बाहर निकालते हैं तो उस वॉल्यूम को क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। यह कितनी होती है, 1200 ml होती है। क्लियर है। जब सांस को बलपूर्वक बाहर निकालेंगे तो उसको क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं और वो कितनी होती है, 1200 ml होती है। क्लियर है। नेक्स्ट वॉल्यूम है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम किसे कहते हैं, यह बलपूर्वक एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में बची हुई एयर की मात्रा को रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। मीन्स जो हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं, जो जोर से सांस को बाहर निकाल रहे हैं, उसके बावजूद भी लंग्स में जो एयर बचा रहता है उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। जो बची हुई जो एयर रहती है लंग्स में उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, 1200 ml होती है। कितनी होती है, 1200 ml होती है। क्लियर है। अब देख लेते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। मीन्स अपने लंग्स की टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। इन चारों को प्लस करेंगे, इन चारों को जोड़ेंगे तो टोटल लंग्स कैपेसिटी निकल जाएगा। ठीक है। हम क्या करेंगे, टाइडल वॉल्यूम को जोड़ेंगे, कितना है, 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के जोड़ेंगे, कितना है, 3100 ml। उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ेंगे, कितना है, 1200 ml। उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम को जोड़ेंगे, कितना है, 1200 ml। टोटल कितना हुआ, 6000 ml। ठीक है। तो अपना टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना निकल के आया, 6000 ml। क्लियर है। टोटल लंग्स कैपेसिटी कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। तो वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स कितनी होती है, इसे कैसे निकालेंगे, तो हम टाइडल वॉल्यूम को प्लस करेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस करेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस करेंगे। इन तीनों को प्लस करने के बाद जो टोटल निकल के आएगा उस पेशेंट का क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स होगा। तो अगर हम यहाँ प्लस करते हैं तो कितना निकल के आता है, 4800 ml निकल के आता है। कितना, 4800 ml। तो वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स पूछे तो 4800 ml आपको आंसर करनी है। क्लियर है। ये सारे वॉल्यूम आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सारे वॉल्यूम क्लियर है आपको। टाइडल वॉल्यूम किसको बोलते हैं, क्लियर है, जो नॉर्मल सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं और वो कितना होता है, 500 ml होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कैसे कहते हैं, जो हम इंस्पायरेशन मीन्स अंदर जो सांस ले रहे हैं वो भी जोर से बलपूर्वक जो सांस ले रहे हैं उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं और ये कितना होता है, 3100 ml होता है। फिर है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है किसे कहते हैं, जो हम एक्सपायरेशन करते हैं बलपूर्वक जो सांस है इसको बाहर निकालते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं और वो कितना होता है, 1200 ml होता है। उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम किसे कहते हैं, जब हम बलपूर्वक एक्सपायरेशन करेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे, उसके बावजूद भी जो एयर लंग्स में बची हुई है उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं और ये कितनी होती है, 1200 ml होती है।
ये सारे वॉल्यूम क्लियर हो गए आपको। उसके बाद आता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। टोटल लंग्स कैपेसिटी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कितनी होती है? 6000 ml। ये अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिल सकता है। क्लियर है? तो कैसे निकालना है? अगर आपको दिया जाए कि टाइडल वॉल्यूम इतना है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इतना है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इतना है और रेसिडुअल वॉल्यूम इतना है, तो आपको उन सभी को प्लस करके उसका टोटल लंग्स कैपेसिटी निकालना है। क्लियर है? उसके बाद वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। तो वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स में कैसे निकालेंगे अपन? टाइडल वॉल्यूम को प्लस करेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस करेंगे और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस करेंगे। ठीक है, इन तीनों को प्लस करने के बाद जो वॉल्यूम निकलेगा वो वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स होगा। इतना क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक के? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इज। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? जो अपने हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी है उसका जो नॉर्मल प्रेशर है वो कितना होता है? तो ऑप्शन दिया गया है ए 10 से 20 mmHg, बी ऑप्शन है 30 से 40 mmHg और सी ऑप्शन है 20 से 30 mmHg और डी ऑप्शन है 5 से 10 mmHg। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर पुट करना है कमेंट्स बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा ए 10 से 20 mmHg। आपको याद रखनी है कि जो नॉर्मल पल्मोनरी आर्टरी की जो प्रेशर होती है वो 10 से 20 mmHg होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस टेस्ट फॉर न्यूमोथोरेक्स इज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? न्यूमोथोरेक्स के लिए कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है? तो ऑप्शन है ए चेस्ट एक्सरे, ऑप्शन बी स्प्यूटम कल्चर, ऑप्शन सी ऑस्कल्टेटिंग ब्रीथिंग साउंड, ऑप्शन डी बायलेटरल रोंची। तो इसका राइट आंसर पुट करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चेस्ट एक्सरे। न्यूमोथोरेक्स के लिए कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होगा? चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे करके हम न्यूमोथोरेक्स डिसीज के बारे में पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया आर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? न्यूमोनिया का सिम्टम्स है कौन सा है? ए ऑप्शन है वाटर फिलिंग इन लंग्स, लंग्स में पानी भरना। बी ऑप्शन है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, मीन्स सांस लेने में तकलीफ होना। ऑप्शन सी पेन इन द थ्रोट, मीन्स गले में दर्द होना। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। तो इसका राइट आंसर पुट करना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। ये सभी आपको सिम्टम्स किस में नजर आएंगे? निमोनिया में नजर आएंगे। जो भी निमोनिया वाले पेशेंट हैं उसमें जो लंग्स में पानी भरा मिलेगा, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होंगी और उसके गले में भी दर्द होगा। ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो निमोनिया वाले पेशेंट में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये सारे सिम्टम्स याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फेक्टेड फ्लूइड बिटवीन द लाइनिंग ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड। मीन्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लंग्स की लेयर में इन्फेक्टेड फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, मीन्स जमा हो जाना, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है न्यूमोथोरेक्स, बी ऑप्शन है प्लूरल इफ्यूजन, सी ऑप्शन है इम्फाइमा और डी ऑप्शन है प्लूरिसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर पुट करना है आपको कमेंट्स बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन मीन्स क्या होता है? इन्फेक्टेड फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। कहाँ? लंग्स में, लंग्स की लेयर में, या बोल सकते हैं कि जो प्लूरल स्पेस में। क्लियर है? प्लूरल स्पेस में जो इन्फेक्टेड फ्लूइड का जमा हो जाना क्या कहलाता है?
प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटॉक्स टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेंटॉक्स टेस्ट किसके डायग्नोसिस के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी है सीओपीडी, ऑप्शन सी है प्लूरल इफ्यूजन और ऑप्शन डी है प्लूरेसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट्स बॉक्स में राइट आंसर पुट करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के डायग्नोसिस के लिए मेंटॉक्स टेस्ट किया जाता है। यह ट्यूबरक्लोसिस का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट या बोल सकते हैं कि मोस्ट रिलायबल टेस्ट होता है। अगर एग्जाम में पूछे कि ट्यूबरक्लोसिस का स्क्रीनिंग टेस्ट या पूछे कि मोस्ट रिलायबल टेस्ट, तो आपको आंसर करना है मेंटॉक्स टेस्ट। मेंटॉक्स टेस्ट क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है या मोस्ट रिलायबल टेस्ट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मोड इज बेस्ट सुइटेबल फॉर द पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी अरेस्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट वाले पेशेंट के लिए वेंटिलेशन का कौन सा मोड बेस्ट होगा? ठीक है, तो ऑप्शन ए है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर और ऑप्शन बी है कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन और ऑप्शन सी है असिस्टेंट कंट्रोलेड मैंडेटरी वेंटिलेशन और ऑप्शन डी है नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। तो आपको राइट आंसर पुट करनी है, राइट आंसर देनी है कमेंट्स बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन। जो रेस्पिरेटरी अरेस्ट वाले पेशेंट है उसके लिए कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन मोड इम्पॉर्टेंट है। वेंटिलेशन का यह मोड आपको रेस्पिरेटरी अरेस्ट वाले पेशेंट के लिए रखना है। एग्जाम में जो वेंटिलेशन है उसका पिक्चर दे सकता है, उसका इमेज दे सकता है, तो आपको वेंटिलेशन का इमेज भी याद रखनी है कि ये कैसे दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द मास्क शुड बी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मास्क के द्वारा ऑक्सीजन देने की रेट कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 3 से 4 लीटर पर मिनट, बी ऑप्शन है 5 से 7 लीटर पर मिनट, सी ऑप्शन है 1 से 2 लीटर पर मिनट और डी ऑप्शन है 7 से 10 लीटर पर मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर पुट करनी है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3 से 4 लीटर पर मिनट। तो जो O2 मास्क है उसमें 3 से 4 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देते हैं, ये नॉर्मल है, बट पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पेशेंट को O2 देने के लिए हम 4 चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। पहला, नेज़ल कैनुला। तो नेज़ल कैनुला का यूज़ कैसे करते हैं? नेज़ल कैनुला से O2 देते समय इसे ठीक से फिक्स करना चाहिए। इसकी साइज पेशेंट के एज के अकॉर्डिंग रहनी चाहिए। इसका जो प्रयोग है, इसका यूज़ जो है लॉन्ग टाइम तक, अधिक समय तक O2 प्रोवाइड करने के लिए की जाती है। जिस पेशेंट को लंबे समय तक O2 ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसके लिए नेज़ल कैनुला का यूज़ किया जाता है। तो ये आपको याद रखनी है कि नेज़ल कैनुला का यूज़ कब करते हैं? जब पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक O2 की ज़रूरत है या O2 देना है। नेक्स्ट है फेस मास्क। फेस मास्क के द्वारा भी अपन O2 दे सकते हैं। इसमें जो मास्क होता है वो पेशेंट के एज के अकॉर्डिंग उसका मास्क होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उसके लिए छोटा मास्क होता है, जो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनके लिए बड़ा मास्क होता है। तो उस मास्क के अकॉर्डिंग अपन O2 दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? 3 से 4 लीटर पर मिनट दे सकते हैं, बट पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको
कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है O2 उड, जो O2 उड के द्वारा भी ऑक्सीजन दिया जाता है। O2 उड का यूज़ बच्चों के लिए किया जाता है। यह एक प्लास्टिक का बना पात्र होता है। इसको पेशेंट के चेहरे पर रखा जाता है, जिससे जो पेशेंट का फेस वाला एरिया है वो पूरा ढक जाता है और बिना इरिटेशन के पेशेंट को O2 की आपूर्ति हो जाती है। उसको O2 थेरेपी दे सकते हैं बिना इरिटेशन के। इस प्रकार भी O2 दिया जाता है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है O2 टेंट। जो O2 टेंट है इसके द्वारा भी अपन O2 दे सकते हैं। तो O2 टेंट क्या होता है? O2 टेंट एक छोटा टेंट होता है जिसमें O2 की सांद्रता उच्च होती है, ज़्यादा O2 भरा होता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर जले वाले पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जो बर्न पेशेंट है उनके लिए यूज़ किया जाता है। किसका? O2 टेंट का यूज़। तो आपको याद रखनी है, जो बर्न पेशेंट है उनके लिए O2 टेंट का यूज़ किया जाता है O2 थेरेपी देने के लिए, O2 देने के लिए। क्लियर है यहाँ तक के? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू पोजिशन अ पेशेंट फॉर अ ट्रेकेस्टोमी। मीन्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रेकेस्टोमी के लिए पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है। पहले बात कर लेते हैं कि ट्रेकेस्टोमी क्या होता है। ट्रेकेस्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें जो ट्रेकिया है उसमें कट करके ऑक्सीजन लेने के लिए मार्ग बनाया जाता है, रास्ता बनाया जाता है। कहाँ पे कट करके? ट्रेकिया में चीरा लगाकर या इंसिजन करके मार्ग बनाया जाता है, सांस लेने के लिए मार्ग बनाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? ट्रेकेस्टोमी कहते हैं। तो ट्रेकेस्टोमी के लिए कौन सा पोजीशन दी जाती है? तो ऑप्शन ए है सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी है रोज पोजीशन, ऑप्शन सी है राइट लेटरल पोजीशन और ऑप्शन डी है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। तो आपको राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रोज पोजीशन। जो रोज पोजीशन होता है इसमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखा जाता है और उसके शोल्डर के पीछे एक रोल लगा होता है। एग्जाम में एग्जामिनर रोज पोजीशन की जगह ये भी पूछ सकता है सुपाइन विथ अ रोल ऑन द बैक ऑफ शोल्डर, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रोज पोजीशन पूछे तो रोज पोजीशन लिखना है, या पूछ ले कि सुपाइन विथ अ रोल ऑन द बैक ऑफ शोल्डर, ये पूछे तो आप ये भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है। और ट्रेकिया से रिलेटेड एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि जो ट्रेकेस्टोमी है उसका लोकेशन या साइट कौन सा होता है। तो आपको आंसर करनी है बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग। मीन्स जो ट्रेकिया का जो रिंग है उसके फर्स्ट रिंग नहीं, सेकेंड और थर्ड रिंग के बीच में, क्या सेकेंड और थर्ड रिंग के बीच में इंसिजन किया जाता है, चीरा लगाया जाता है। तो यह लोकेशन या साइट आपको याद रखनी है कि ट्रेकेस्टोमी में सेकेंड और थर्ड जो ट्रेकिया रिंग है इसके बीच में इंसिजन किया जाता है या चीरा लगाया जाता है। क्लियर है। अगर एग्जामिनर सक्शन टाइम पूछ ले, जो ट्रेकिया है ट्रेकिया ट्यूब का सक्शन टाइम पूछ ले, तो आपको आंसर करनी है 5 से 10 सेकेंड। कितना? 5 से 10 सेकेंड तक अपन सक्शन कर सकते हैं। अगर 10 सेकेंड से ज़्यादा हो गया तो पेशेंट को हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलेंगी। क्या होंगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएंगी, हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलेंगी, जिससे जो पेशेंट है वो कार्डियक अरेस्ट में भी जा सकता है। तो अपने को 5 से 10 सेकेंड तक ही सक्शन करनी है, नहीं तो पेशेंट हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम के कारण कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक के? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेटिव कंडीशन फॉर नेबुलाइजेशन आर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेबुलाइजेशन किन किन पेशेंट को कर सकते हैं, किस किस पेशेंट को नेबुलाइजेशन कर सकते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं कि जो नेबुलाइजेशन है ये क्या होता है। तो नेबुलाइजेशन एक प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा डायरेक्ट लंग्स तक मेडिसिन पहुंचाया जाता है। स्टीम इनहेलर के जैसा ही होता है। स्टीम इनहेलर में क्या कहता है, भाप दिया जाता है। उसी प्रकार जो नेबुलाइजेशन है इसमें भी
नेबुलाइज करके पेशेंट के लंग्स तक के क्या करते हैं, ड्रग्स पहुंचाते हैं। क्लियर है? तो आपको आंसर करनी है कि यह नेबुलाइजेशन किन किन पेशेंट के लिए इंडिकेटिव रहेगा, किन किन पेशेंट को अपन नेबुलाइज कर सकते हैं। तो आंसर दीजिए। इसका ऑप्शन है ए अस्थमा, बी ऑप्शन है सीओपीडी, सी ऑप्शन है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किन पेशेंट को अपन नेबुलाइज कर सकते हैं? राइट आंसर देनी है कमेंट्स बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबो। ये सभी पेशेंट के लिए नेबुलाइजेशन प्रोसीजर की जाती है। इन सभी पेशेंट को अपन नेबुलाइज कर सकते हैं क्योंकि इसमें लंग से रिलेटेड ही डिसीज है। अस्थमा में भी ओब्स्ट्रक्शन होता है, सीओपीडी में भी ओब्स्ट्रक्शन होता है और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, इसमें भी ओब्स्ट्रक्शन के कारण पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होती है। तो ये सारे कंडीशन में अपन नेबुलाइज पेशेंट को कर सकते हैं। और भी कुछ पेशेंट हैं जिनको अपन नेबुलाइज कर सकते हैं, जैसे वेंटिलेशन पे जो पेशेंट रहता है, जो वेंटी पे जो पेशेंट रहता है उसको भी नेबुलाइज करते हैं। और जो ट्रेकिपनिया की कंडीशन है उसमें भी नेबुलाइज करते हैं। ट्रेकिपनिया में सांस तेजी से चलना, जब पेशेंट की सांस बहुत तेजी से चलेंगी उस पेशेंट को भी अपन नेबुलाइज कर सकते हैं। डिसेप्निया की कंडीशन में भी अपन नेबुलाइज कर सकते हैं। डिसेप्निया में जिस पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है, ठीक है। हाइपोक्सीमिया की कंडीशन में अपन नेबुलाइज कर सकते हैं। और सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर है पेशेंट को तो उसको भी अपन नेबुलाइज कर सकते हैं। और जो ट्रेकेस्टोमी वाले पेशेंट रहते हैं उनको भी अपन नेबुलाइज कर सकते हैं। क्लियर है? एग्जाम में नेबुलाइजेशन मशीन का पिक्चर देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसका इमेज भी याद रखना है कि नेबुलाइजेशन मशीन कैसा दिखता है या नेबुलाइजर कैसा दिखता है। और आपको ईटी ट्यूब भी याद रखनी है, एंडोट्रेकियल ट्यूब। इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि जो एंडोट्रेकियल ट्यूब का पिक्चर दे देता है और पूछता है कि ये क्या चीज़ है, तो आपको याद रखनी है एंडोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है। इसकी जो साइज होती है वो 4.5 से 8.0 तक के हो सकती है। ये कौन सी साइज है? अपने एडल्ट की साइज है। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि जो ईटी ट्यूब है इसका यूज़ कब किया जाता है, तो आपको याद रखनी है कि जो ईटी ट्यूब है इसका यूज़ पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर पर रखने के दौरान की जाती है। जब पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर पर रखा जाता है तब ईटी ट्यूब का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? और पूछ सकता है सक्शन मशीन के बारे में, तो आपको सक्शन मशीन का इमेज याद रखनी है, ठीक है। और सक्शन से रिलेटेड सक्शन टाइम पूछ सकता है, तो सक्शन टाइम है 5 से 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज़्यादा अपने को सक्शन नहीं करना है, नहीं तो क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और पूछ सकता है सक्शन से रिलेटेड कि जो सक्शन है वो किन किन पेशेंटों में कर सकते हैं, किसके लिए इंडिकेशन है या इंडिया इंडिकेट है। तो अपन कर सकते हैं सक्शन ट्रेकेस्टोमी वाले पेशेंट को कर सकते हैं, ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन वाले पेशेंट को कर सकते हैं, वेंटिलेटर वाले पेशेंट को कर सकते हैं या जनरल एनेस्थेसिया वाले पेशेंट को कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये भी याद रखनी है कि जो सक्शन करने के लिए अपन नॉर्मल सलाइन और सोडियम बाइकार्बोनेट इन दोनों चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ सकता है, तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। तो ये थे कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको इन सभी एमसीक्यू को याद रखनी है और जो मैंने स्पेशल पॉइंट जो बताया है वो भी आपको सारा याद रखनी है क्योंकि ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जो एग्जामिनर है वो कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए आपको जो थ्योरी मैंने बताई हूँ, जो स्पेशल पॉइंट जो मैंने बताई हूँ और जो एमसीक्यू बताई हूँ, इन सभी को आपको याद रखनी है। इसको बार बार रिवीजन करनी है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, लॉन्ग टाइम तक याद रहे। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिली होंगी। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपको
और भी इसी तरह वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह और भी वीडियो अपलोड करते रहती हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।